जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा बदल जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा। पानी से भरे कटोरे में रखा सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होगा प्रकाश का अपवर्तन। निर्वात में प्रकाश की द्रुततम चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच से अधिक मोटा होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स MCQ। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन के दौरान निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के सापेक्ष कैसी होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ये आयताकार स्लैब है कांच का, ठीक है, इस पर पहले किरण आपतित होगी, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? अभिलंब की ओर तो ऐसे मुड़ेगी, ठीक, जैसे यहाँ पे एक हम लोग अभिलंब बना दें, ऐसे अभिलंब बना दें तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे एक अभिलंब बना दें, ठीक है, ये विरल माध्यम था, ये सघन था तो अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ देखिए ये सघन है, ये विरल है, तो यहाँ से अभिलंब की ओर ऐसे दूर भागेगी, ठीक है। अब ये जो आपतित किरण था इसको एक्चुअल में जाना कहाँ से? देखिए जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि निर्गत किरण, जो ये निर्गत किरण है, ये जो सबसे बाहर किरण निकलती है, इसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं, और ये क्या है? आपतित किरण है। तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के सापेक्ष कैसी होती है? तो ये दोनों क्या हो गया? समांतर हो गया। तो इसका आंसर समांतर होगा, ठीक है। कांच के स्लैब में प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? तो देखते हैं, जैसे ये कांच है, इसमें ये ऊपर का जो विरल माध्यम है और ये कांच क्या है? सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, और यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी और ये अभिलंब एक बना दें हम, ठीक है, तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक अभिलंब बना दें हम, क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में लाइट जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा अभिलंब की ओर झुक जाती है। कांच के स्लैब के भीतर अपवर्तित किरण और आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम का गणितीय रूप sin I बटा sin R बराबर स्थिरांक किस कोण के सीमा के लिए सत्य है? तो इसका आंसर होगा कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे हम लोग ऐसे एक लाइट को आपतित करवाते हैं, ठीक है, और ये अभिलंब एक बना देते हैं तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो ये बन रहा है कि ये कोण क्या है? आपतन कोण। ये क्या है? अपवर्तन कोण। तो पूछ रहा है कि sin I और sin R का स्थिरांक कोण क्या होता है? 0 से बड़ा, मतलब यहाँ से 0 से बड़ा होना चाहिए और ये जो 90 डिग्री है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं? तो तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। प्रथम नियम यही कहता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल जो है बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। जैसे ये ऊपर का मान लो कि माध्यम क्या है? सघन है। अगर ये सघन माध्यम है और ये नीचे का माध्यम विरल है, ठीक है, और ये अभिलंब है, तो लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, और लाइट कहाँ जाएगी? ऐसे दूर भागेगी, ठीक है। तो क्या होगा? इसका चाल भी बढ़ जाएगा, मतलब ये घना माध्यम है और ये कम घना है, तो क्या होगा? ऐसे यहाँ से आएगी और लाइट का स्पीड जो है और बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर भागेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि पानी से भरे कटोरे में रखा सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। स्विमिंग पूल या पानी के टैंक की तली उठी हुई प्रतीत होती है, मतलब थोड़ा सा उसका जो तल है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। मतलब क्या होगा इसमें कि प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में मुड़ना यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, उसको दूसरे तरीके से ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और आप भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 2027 में आपको एग्जाम देना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपवर्तनांक से आता है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि n/1 को चाल के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं? इसका आंसर होगा V1/V2 माध्यम 1 में चाल बटा में माध्यम 2 में चाल। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। देखिए यदि चाल के पदों में हो तो ये 1 वाला ऊपर और 2 वाला नीचे होगा, ठीक है। अगर सिर्फ अपवर्तनांक हो तो 2 ऊपर होगा और 1 नीचे होगा। मतलब कि यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में हो तो क्या होगा इसका आंसर? n2 बटा में n1, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में हो तो पहले 2 है इसमें, तो इसमें भी 2 पहले होगा, 1 बाद में है तो 1 बाद में होगा। लेकिन अगर चाल के पदों में हो तो 1 पहले और मतलब चाल के पदों में हो तो 1 पहले और 2 बाद में, मतलब कि V1 बटा V2 इसका आंसर ये होगा। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है?
एन एम बराबर, मतलब माध्यम में प्रकाश की एन एम बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस मीडियम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा C/V, यानी कि B इसका बिल्कुल सही होगा। मतलब कि निर्वात ऊपर होता है और जो जिस माध्यम का निकालते हैं वो नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या प्रकाशिक अर्थ है, तो इसका आंसर होगा वायु में प्रकाश के वेग और हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है और जल का 1.33 है। तो इनमें से कौन सा माध्यम प्रकाशिक रूप से अधिक सघन है, तो इसका आंसर होगा केरोसिन। केरोसिन जो है जल से अधिक सघन होता है, प्रकाशिक रूप से अधिक सघन होता है। घनत्व में दोनों का अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाशिक सघनता की बात की जा रही है, तो प्रकाशिक सघनता में केरोसिन तेल अधिक होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव किसके सापेक्ष माना जाता है, ठीक है, तो जल के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो इसका आंसर होता है हमेशा निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। प्रकाशिक सघन माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, तो इसका आंसर होगा कि इसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। ठीक है, अगर प्रकाश की चाल विरल की तुलना में अधिक है तो ये नहीं होगा। द्रव्यमान और घनत्व का तो कोई बात होता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व जल से कम है, फिर भी यह जल से अधिक प्रकाशिक सघन है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा केरोसिन में प्रकाश की चाल जल की तुलना में कम होती है। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड MCQs पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी और वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच से अधिक मोटा होता है कहलाता है। ठीक है, तो बीच में अगर मोटा होगा, ये लेंस देखिए, अगर बीच में मोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यह प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, मतलब फैला देता है। यह समांतर आपतित किरणों को और क्या, समांतर आपतित किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, वो प्रकाश की आवृत्ति को बदलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो जब लाइट से समांतर आएगी तो एक ही बिंदु पर क्या करेगा, इसको फोकसित कर देगा, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है, जो बीच का बिंदु होता है, ये लेंस है जो इसका केंद्रीय बिंदु है, बीच का बिंदु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो C बिल्कुल सही आंसर होगा। वीडियो का आंसर देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद खुद इसका आंसर करें, उसके बाद देखें कि आपका सही हो रहा है या गलत, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किसी लेंस के दोनों वक्ता केंद्रों C1 और C2 से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहते हैं। जैसे कोई लेंस है, ठीक है, इसका वक्ता केंद्र कहाँ पर होगा, इधर की होगा, और इसका, जैसे इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे ये वृत्त बनेगा, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, इधर बीच में कहीं होगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे आगे, तो इसका भी क्या होगा, केंद्र कहीं बीच में होगा। और ये C1 कहलाता है और ये कहलाता है C2। मतलब इसको, इस गोला को आगे बढ़ाएंगे तो एक वृत्त बनेगा, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो एक वृत्त बनेगा। इसी दोनों को मिला करके लेंस का निर्माण होता है। तो इस गोले का केंद्र बीच में कहीं होगा और इस गोले का केंद्र भी बीच में कहीं होगा, और ये दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल लेंसों को, इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष। अवतल लेंसों को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो ये क्या करता है, ये किरणों को फैला देता है, ठीक है, बाहर की ओर फैला देता है। जैसे ये अवतल लेंस है, जब प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरणें इससे गुजरती है तो क्या करता है, ये किरणों को फैला देता है, किरणों को ऐसे फैला देता है। तो ये क्या होगा, यह आपतित प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैला देता है। तो इसका आंसर होगा ये B ऑप्शन होगा। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कोई लेंस है, इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं द्वारक, यानी कि अपर्चर कहते हैं। ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण, इसका आंसर बताइए। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है कि वक्ता केंद्र पर मुड़ जाती है, बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। ठीक है, जैसे कोई ये लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, तो इससे जो भी लाइट गुजरती है वो सीधे निकल जाती है बिना किसी विचलन के। ये मूर्ति नहीं है, जैसे अगर इधर से गुजारे तो मुड़ेगी, इधर से गुजारे तो मुड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारे, कैसे भी गुजारे हम, तो वो सीधे निकल जाती है, बिल्कुल भी उसमें कोई मतलब कि विचलन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाती है। जैसे ये कोई लेंस है, ठीक है, और इसका फोकस क्या है, ये मान लो कि यहाँ पे इसका फोकस, यहाँ पे F1 होगा और यहाँ पे F2 होगा, और F2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसका मुख्य फोकस कहते हैं। तो इन यहाँ पे O है, तो इन दोनों के बीच के जो दूरी है, उस दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं फोकस दूरी। पतले लेंस के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है,
तो इसका द्वारक इसकी वक्रता त्रिज्या से बहुत बड़ा होता है, इसका द्वारक इसकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, इसमें केवल एक ही वक्रता केंद्र होता है, यह प्रकाश को कभी अपवर्तित नहीं करता। तो आंसर बताइए आप क्या होगा। तो आंसर इसका होगा कि इसका जो द्वारक होता है, द्वारक इसके वक्रता त्रिज्या से बहुत ही छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ अभिसरित होती है। तो वो कहाँ पे अभिसरित होती है, तो द्वितीय मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है। ठीक है, जैसे ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ से जब प्रकाश किरणें समांतर आती है कहाँ पे मिलती है, तो मुख्य फोकस पे मिलती है F2 पे, यहाँ पे इधर पे होता है F1 और यहाँ पे होता है F2, तो द्वितीय फोकस यानी कि F2 पे मिलती है, तो यहाँ पे होगा इसका आंसर सी। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब यानी कि वस्तु के समान साइज का कब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले समझते हैं बढ़िया से, उसके बाद जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग करेंगे। जैसे ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि C1 है, यहाँ पे F1 है, ठीक है, यहाँ पे F2 है, ठीक है, यहाँ पे हाँ C1 को हम लोग दर्पण में यहाँ पे C1 मानते हैं, लेकिन इसमें हम लोग F2 मानते हैं, है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या 2F1, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2F2, ठीक है, इधर अनंत है। देखिए जब किरणें अनंत पे होती है, जब किरणें अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे प्रतिबिंब इधर की ओर भागता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, जैसे हम लोग इधर की ओर आएंगे प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, इधर की ओर। तो अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब अनंत और 2F के बीच इधर कहीं होगा, अनंत और 2F के बीच होगा तो प्रतिबिंब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में, अब 2F2 के बीच में यहाँ पे होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब यदि यहाँ पे आ जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से आके यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे आए तो अनंत और 2F2 के बीच में बनेगा, और F1 पर हो तो कहाँ पर बनेगा, फिर से अनंत पर चला जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम लोग लेंस की तरफ बढ़ते हैं प्रतिबिंब भी आगे की ओर बढ़ता है और इसका जो साइज है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा बनेगा, उसके बाद अनंत और 2F2 के बीच में होगा तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, रहेगा छोटा है वस्तु से, लेकिन इससे जो पहले के मुकाबले उससे बड़ा होगा। ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएगा 2F1 पर तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है। ठीक है, यहाँ पे है तो यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो इस पर यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान साइज का बनता है तो जब वो 2F1 पर स्थित हो। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब बिंब मुख्य फोकस F1 पर हो, कि यहाँ पर क्या होगा, जब अनंत पर हो, जब बिंब 2F1 पर हो, तो आंसर इसका आंसर क्या होगा, जब बिंब 2F1 पर हो। बिंब की किस परिस्थिति के लिए उत्तल लेंस एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में जो है जब बिंब को हम लोग मुख्य फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, यही एक ऐसा स्थिति है, यही एक ऐसा स्थिति, यहाँ पे F1 है, यहाँ 2F1 है, F2 और 2F2। तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, कब, जब O और F1 के बीच में हो। ठीक है, O और F1 के बीच में हो। तो जब भी उत्तल लेंस पूछे और काल्पनिक पूछे तो प्रतिबिंब बिंब कहाँ पे होना चाहिए, तो F1 और O के बीच में होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि मुख्य फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होना चाहिए। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव किस प्रकृति का होता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, ऑप्शन देखिए, वास्तविक तो होगा नहीं क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आभासी बोल रहा तो ये आभासी हो सकता है, आभासी सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये भी वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आभासी कभी भी उल्टा नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हट जा रहा है। ठीक है, आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा और छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। लेंस सूत्र क्या है, जो बीम U है, प्रतिबिंब भी है, फोकस दूरी F है। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/V - 1/U = 1/F। ठीक है, बहुत लोग दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कंफ्यूज होते हैं। तो दर्पण में हमेशा प्लस होता है, ये वाला होगा, और लेंस में माइनस होता है। ठीक है, तो लेंस में क्या होगा, 1/V - 1/U = 1/F। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन M का सूत्र, बीम दूरी U है और प्रतिबिंब दूरी V है, पदों में क्या होगा। ठीक है, तो आवर्धन का मान क्या होता है, लेंस में V/U होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, V/U। और अगर दर्पण की बात करें तो उसमें -V/U होता है। इसमें देखिए उल्टा होता है, अगर दर्पण में माइनस है तो इसमें प्लस, और उसमें प्लस है तो इसमें माइनस। ठीक है, तो वहाँ पे आवर्धन -V/U होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, V/U। वैसे ही यहाँ पर अगर हम दर्पण और लेंस सूत्र की बात करें तो उसमें दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंसों की फोकस दूरी के बारे में क्या सही है। ठीक है, जैसे देखिए ये है उत्तल लेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर दाएं तरफ की दूरियां को हम देखेंगे तो दाएं तरफ वाली दूरियां जो है धनात्मक होती है, और बाएं तरफ वाली दूरियां भी, बाएं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे हम लोग एक्स और वाई बनाते हैं ना, तो इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। अगर वाई एक्स की बात करें तो ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो यदि हम यहाँ से दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस मानेंगे, बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस, और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंसों की फोकस दूरी के बारे में क्या सही है। तो उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी किधर होता है, ये उत्तल लेंस है, तो इसका फोकस दूरी कहाँ पर होता है, इधर F1 होता है, F2 कहाँ पर होता है, दाएं तरफ होता है, तो दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस धनात्मक होगा। और अवतल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे ये अवतल लेंस है,
अवतल लेंस है, ठीक है, और ये ऐसे किरण जा रही है और यहाँ पे ऐसे फैल जाती है, यहाँ से जाके ऐसे फैल जाएगी। जब इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो यहाँ पे कुछ मिलती भी प्रतीत होती है, तो यहाँ पे F2 बनता है और F1 होता है किधर, इधर होता है, ठीक है। F1 इसमें उल्टा होता है, इसमें F1 इस तरफ तो F2 इधर। तो F2 जो होता है वही होता है मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस में तो दाएं तरफ है, लेकिन अवतल लेंस में किधर, बाएं तरफ है। तो फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल लेंस में धनात्मक होगा क्योंकि दाएं तरफ से धनात्मक होगा, अवतल लेंस में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि यदि आवर्धन m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो यदि m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। यदि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई h' धनात्मक है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब कैसा होगा। यदि प्रतिबिंब धनात्मक है, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा होगा, उल्टा कभी नहीं होगा। धनात्मक है तो ये सीधा होगा और ऋणात्मक है तो ये उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा क्यों होगा, जैसे मान लो कि ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, तो प्रतिबिंब या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये सीधा कहलाता है, ये उल्टा कहलाता है, ठीक है। तो धनात्मक कब होता है, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो यदि प्लस होगा कब, प्रतिबिंब प्लस कब होगा, जब ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये ऊपर धनात्मक जा रहा है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि h' जब धनात्मक हो, मतलब जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है धनात्मक कब होगा, जब ये ऊपर की ओर होगा। तो वही तो होगा आंसर, मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा होगा। अगर नीचे होता तो इधर वाला तो माइनस होता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब बिंब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होगा, ठीक है। उत्तल लेंस है, जब प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ पे F1, 2F1, F2 और 2F2, ठीक है, करेंगे। जब F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जैसे हम लोग देख रहे थे इधर, जब इधर अनंत पे था तो F2 पे बन रहा था, अनंत और 2F के बीच हो तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा। जब 2F1 पर हो तो 2F2 पर होगा, जब 2F1 और F1 के बीच हो तो 2F1 और अनंत के बीच में कहीं इधर बनेगा, और जब F1 पर हो तो अनंत पर बनेगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा अनंत पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये अनंत पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन सूत्र m बराबर h1 h' में प्रतीक h और h' क्या दिखाता है। तो h क्या बताएगा, h बताएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये बिंब मतलब कि वस्तु की ऊंचाई बताएगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बताएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले h पूछ रहा है, बाद में h', मतलब पहले बिंब होगा बाद में प्रतिबिंब होगा। देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पे होगा बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।